अनुच्छेद 324 के तहत 324 के तहत चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों सॉरी चुनाव आयोग ने समाचार पत्रों और टेलीविजन समाचार चैनलों को टेलीविजन समाचार चैनलों को 14 फरवरी 1998 शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 को शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 को शाम 5 बजे के बीच 7 मार्च लिखो 7 मार्च 1998 को शाम 5 बजे के बीच जनमत और एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी। ठीक है। अभी आज के समय में क्या स्थिति है इसकी? वर्तमान समय में भाई जो आखिरी चरण का समापन होता है उसके बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया यहां तक। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक आपने सुना होगा ओपिनियन पोल सुना होगा और दूसरा सुना होगा एग्जिट पोल। दोनों में अंतर क्या है भाई? लिख लीजिएगा, ये वाला चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है। एग्जिट पोल क्या है? चुनाव के बाद, है ना। दार एस लिखिएगा, दार सर यही एक अंतर है। हाँ, दार एस सलाम स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। बंदरगाह। दार एस सलाम बंदरगाह कहाँ पे है भाई? तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। यस, पूर्वी अफ्रीका। यहाँ पर एक झील भी है ना, क्या नाम है उस झील का? टंगानिका, है ना। तंजानिया टंगानिका झील के लिए भी जाना जाता है। लिखिएगा भाई, तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी, तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी और अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते के अनुसार हाँ भैया, सांग्रीला संवाद देखा जाएगा। ये भाई 21वां, कौन सा है? 21वां, ठीक है ना, 21वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। कब हुआ है? 31 मई से लेकर 2 जून के बीच में हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आखिर ये है क्या? लिख सकते हैं इसके बारे में, एशिया की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग के लिए
सहयोग के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। ओके, ठीक भाई। मतलब यस सर। पिछले एक दशक में क्या हुआ, सांग्रीला डायलॉग जो रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्णयकर्ताओं के बीच में विचारों के आदान प्रदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र मंचों में से एक रहा है। आयोजनकर्ता कौन रहा इसका? आयोजनकर्ता कौन था इसका भाई? ये भी तो इसका आयोजनकर्ता लिखिएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज सिंगापुर। ये जो संस्था है, याद रखना, स्वतंत्र थिंक टैंक है। ये स्वतंत्र थिंक टैंक है। ये बात याद रखने की जरूरत है। इसमें भागीदार देश कौन कौन से हैं? भागीदार देश कौन कौन से हैं? इसमें 28 देश शामिल हैं। 28 देश शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे एशिया प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री होते हैं। एशिया प्रशांत देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रालयों के स्थायी जो प्रमुख होते हैं, मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख ये भी इसमें शामिल होते हैं, और सैन्य प्रमुख भी शामिल होते हैं। ठीक है। अगर बात करें तो सिंगापुर में तो हो ही रहा था, तो सिंगापुर भाई आयोजन करता है, मेजबान देश है सिंगापुर। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं, नाम लिख सकते हैं हम लोग। कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया भी है, रूस, यूके यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए। ठीक है ना। ठीक है ना। ये सभी देश इसमें, मतलब ये सारे के सारे देश हैं। इसमें रक्षा मंत्री, मंत्रालय जो स्थायी प्रमुख होते हैं वो, सैन्य प्रमुख, ये सब लोग इसमें भागीदारी निभाए थे। ठीक है ना। इसका नाम के बारे में लिख लीजिएगा। सिंगापुर के सांग्रीला होटल के नाम पर इसका नाम रखा गया। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2002 से आयोजित हो रहा है। ठीक है। प्रमुख बिंदु आप लोग लिख सकते हैं। प्रमुख बिंदु क्या थे इसके, एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रतिरोध और शांति का आश्वासन। ठीक है। मतलब इस क्षेत्र में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए प्रतिरोध, शांति के आश्वासन के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऐसी बातें इसमें की गई। आक्रामकता को हतोत्साहित पॉइंट लिखिएगा। सहयोग और छोटे देशों की सहयोग और छोटे देशों की सुरक्षा चिंताएं। इन सब में क्या दिक्कत है भाई? जनसंख्या के आकार को लेकर, संसाधन को लेकर। संसाधन भी कैसे, सीमाएं इसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को विशेष रूप से गंभीर बनाती हैं। एशिया और दुनिया के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सारी रणनीतियों की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। एक और लिख सकते हैं म्यांमार
शांति के लिए शांति के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच शांति के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच कूटनीतिक अवसर। ठीक है, कूटनीतिक अवसर। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिख सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में यूएसए की रणनीतिक साझेदारियां है ना। इसमें क्या होगा, 2022 में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीति शुरू की थी 2022 में। ठीक है, अमेरिका ने चीन अमेरिका के बीच जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इंडो पैसिफिक में तनाव, यूक्रेन रूस का युद्ध है, इजराइल गाजा का संघर्ष है, इन सबकी पृष्ठभूमि में पूरे क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया है। किसने किया है? अमेरिका। ठीक है, बस ठीक है। एग्जिट पोल के नियम, एग्जिट पोल सीधे लिखिए, एग्जिट पोल। अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, 1 जून को लास्ट चुनाव था, है ना। और 1 जून के चुनाव में 6:30 बजे के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, चुनाव आयोग ने भी ये आदेश दे रखा था कि 1 जून को 6:30 बजे से पहले कोई भी एग्जिट पोल जारी नहीं किया जाएगा। एग्जिट पोल होता क्या है, इसके बारे में लिखिएगा इसमें। एग्जिट पोल में मतदाताओं से पूछा जाता है कि मतदाताओं से कि चुनाव में किस राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, अगला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। ये सर्वेक्षण मतदान के बाद होते हैं, अगला पॉइंट भी लिखिएगा। एग्जिट पोल से उन मुद्दों के बारे में पता चलता है जिन्होंने मतदाताओं को प्रभावित किया, है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा। देश में पहला एग्जिट पोल 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन तंजानिया की लेजिस्लेटिव राजधानी कौन सी है? डोडोमा, है ना। यस सर। सब कुछ वही है। अच्छा, ये भी आपको पता है, टांगा, जंजीबार, दार एस सलाम, माफिया आइलैंड, मकौनी, पेम्बा, ये सब कहाँ पे हैं? कहाँ पे देखो? हिंद महासागर से लगे ये सब द्वीप सर हिंद महासागर पे सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है भैया, पढ़ाई करो बढ़िया से सब लोग। चलो अब बात करेंगे हम टोंगा ज्वालामुखी की बात करें जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसकी राजधानी सर बताएं। लेजी राजधानी है, लेजिस्लेटिव सर नहीं समझे। टोंगा ज्वालामुखी की बात करेंगे भाई। ठीक है, टोंगा ज्वालामुखी, अभी इसमें विस्फोट हुआ ना, तो पृथ्वी का मौसम इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। ये प्रकाशन हुआ है किसमें? जर्नल ऑफ क्लाइमेट में।
प्रकाशन किया गया किसमें? जर्नल ऑफ क्लाइमेट में। क्या प्रकाशित हुआ है? कि टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट के चलते जलवायु प्रभाव का पता लगाया गया है ना? पृथ्वी का मौसम प्रभावित हुआ है, जिसका सर प्रभाव, जो पृथ्वी का मौसम है ना, पृथ्वी का मौसम कई वर्षों तक प्रभावित रहेगा, आने वाले कई वर्षों तक प्रभावित रहेगा। वांगू लिखिएगा, ये जो विस्फोट हुआ ना, ये अधिक अधिक आर्द्र ग्रीष्म ऋतु का कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। क्लियर है? टोंगा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पे है ये? न्यूजीलैंड के पास में। न्यूजीलैंड के पास है, और कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। इसमें विस्फोट कब हुआ था? ये जो जिस विस्फोट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये विस्फोट भाई हुआ था 15 फरवरी 2022 को विस्फोट हुआ था। तब से इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है? और याद रखिएगा, ये जो टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, लिख सकते हैं विश्व के सबसे शक्तिशाली, विश्व के सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था। विस्फोट का परिणाम क्या निकला? विस्फोट का परिणाम क्या निकला? सुनामी। ठीक है? सुपरसोनिक बम जैसी स्थिति आई। ठीक है? ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई। ये सारी चीजें भी आई हैं। ठीक है? इसके विस्फोट से ना वायुमंडल में जलवाष्प का विशाल भंडार जमा हुआ। जलवाष्प का विशाल भंडार जमा हुआ। ठीक है? ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। लिख सकते हैं जो कि जलवाष्प के बारे में बोल रहे हैं, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत को, जो कि समताप मंडल में ओजोन परत को नष्ट करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में मदद करती है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसी जर्नल ऑफ क्लाइमेट में जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसमें यह भी बताया गया है कि इसके विस्फोट के चलते ओजोन में 5% की क्षति हुई है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ओजोन में 5% की क्षति। रिपोर्ट का नाम वही है, जर्नल ऑफ क्लाइमेट ही रिपोर्ट है। ठीक है? क्षति मतलब नया है, दूसरा टॉपिक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट है? ठीक है। एक अगला टॉपिक अपना है पंपा झील। पंपा झील ये कहां है भाई? ये हम्पी में पाई गई है। हम्पी क्षेत्र में पाई गई है। हम्पी जो है विश्व विरासत स्थल है, हमको ये पता होना चाहिए। इस पंपा झील के पास में ना हमको 2500 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मिले हैं यहाँ पे।
खोज किसने की फिर? खोज लिखिएगा कर्नाटक राज्य, सॉरी राज्य पुरातन संग्रहालय और विरासत विभाग द्वारा, विरासत विभाग द्वारा खोज किया गया है। इसमें क्या मिला है? कुबड़ वाले खड़े बैल, कुबड़ वाले खड़े बैल को बाघ द्वारा पकड़े हुए दिखाया गया है। इस चित्र में ये मिला है भाई। और ये जो चित्र मिले हैं ना, शैल चित्र मिले हैं, इसमें किसका यूज किया गया है? आप लिख सकते हैं नारंगी और लाल रंग का, लाल रंग का प्रयोग। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर थोड़ा सा रुक जाइए। पंपा झील लिखिएगा भाई। ये पड़ता है ना कर्नाटक में। कर्नाटक में जिला है कोप्पल, कोप्पल जिला है। जगह का नाम है हम्पी, सॉरी कोप्पल जिला। सर बैल को कुबर तो होता ही है, फिर ये कुबर वाले बैल क्यों कहलाता है? कोप्पल जिला है, हम्पी जगह है, सॉरी पंपा झील कर्नाटक के कोप्पल जिला में हम्पी नामक क्षेत्र जो विश्व विरासत स्थल है वहां पे मिला है, वहां पे है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर है। ठीक है ना? याद रखना हिंदू पौराणिक कथाओं में जो पंच, लिख लीजिए तो, हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध पंच सरोवर में से, पंच सरोवर नामक पवित्र झीलों में से एक, झीलों में से एक है। सर हिंदू पौराणिक कथा में पंच सरोवर नामक झीलों में से एक, यही है ना? नामक पवित्र झीलों में से एक। इसमें 5 सरोवर झीलें कौन कौन सी हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो पंच सरोवर में लिखिएगा मान सरोवर, मान सरोवर लिखिए, बिंदु सरोवर लिखिए, मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर। मान, बिंदु, नारायण, पंपा, पुष्कर। ठीक है ना? और याद रखना पौराणिक कथाओं में जो ये पंच सरोवर है ना, ऐसा बताया जाता है ये पौराणिक कथाओं में, ये झील ऐसा स्थान है, ये झील वो स्थान है कि जहां पर शिव की पत्नी पार्वती के रूप पंपा ने शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी। मतलब पार्वती जो है, पार्वती का रूप है पंपा, उन्होंने इस जगह पर जाकर शिव को अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी। ओके, झील पंपा ही है। यह वह स्थान है जहां पर, यह वह स्थान है जहां पर शिव की पत्नी पार्वती का एक रूप पंपा ने, का एक रूप पंपा ने शिव के प्रति, शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए तपस्या की थी। ठीक है? और इस बात का उल्लेख ब्रैकेट में लिख लीजिए, रामायण में उल्लेखित, ब्रैकेट में लिखिएगा, रामायण में उल्लेखित सबरी द्वारा राम के आगमन की प्रतीक्षा वाला स्थान भी यही है। सर हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहीं पर सबरी ने भगवान राम का इंतजार भी किया था। एक है, अगला टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन। ठीक है, ये कौन सा सम्मेलन है? देखिए पहली बात तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है?
ये हमको याद रखना चाहिए। और ये 77वां संस्करण था, ये भी हमको पता होना चाहिए, 77वां संस्करण था ये भी हमको पता होना चाहिए। थीम क्या रही है इसकी? ऑल फॉर हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही है, ठीक ना? हो गया? जी सर। और किसने किया होगा वैसे? किसने किया होगा इसे? इसका आयोजन कौन किया होगा? WTO। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के बारे में क्या है ये क्या है भाई? लिख लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाला निकाय है। स्वास्थ्य संगठन का निर्णय लेने वाला निकाय है। कौन सा निर्णय लेना है वो निर्णय ही लेता है, ठीक है। आयोजन कब होता है इसका? प्रतिवर्ष होता है। एक चीज याद रखना, आयोजन की जगह पे प्रतिवर्ष भी हो सकता है, प्रति दूसरे वर्ष, प्रति तीसरे वर्ष भी हो सकता है। तो जो प्रतिवर्ष है वो प्रतिवर्ष ही रहेगा, दूसरे वर्ष है तो ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। कोई भी पेपर का स्टेटमेंट आप देखेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। ये प्रतिवर्ष होता है जिनेवा में ही। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में। तो एक डाउट हमारा खत्म हुआ कि विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन इससे पिछला वाला लंदन में हुआ था, उससे पिछला वाला कनाडा में हुआ था, टोरंटो में हुआ था, उससे पिछला वाला वाशिंगटन डीसी में होता है। ये वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया है ना, क्योंकि हमें पता चल गया ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन जिनेवा में किया जाता है। बात क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, जी सर। वेरी गुड। इसमें देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। आप लिख सकते हैं भागीदारी किसकी है इसमें? WHO के सभी सदस्य देश भाग लेते हैं। एक चीज और लिख लेना, कार्यकारी बोर्ड द्वारा, ब्रैकेट में लिख लो, कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका काम क्या है? काम लिख लो भाई। मुख्य नीतियों का निर्धारण करना, दूसरा लिखिएगा महानिदेशक की नियुक्ति करना, तीसरा लिखिएगा वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना, चौथा लिख लीजिएगा प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा करना और उसे अनुमोदित करना, ठीक है, हो गया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़े के अनुसार 2000। सर ट्रांसमिशन क्या है? लिखो, बता तो हैं। चर्चा में क्यों रहा ये बताएंगे। 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इससे हमें एक चीज तो ये पता चली कि ये जो आंकड़ा दिया वो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिया है। आंकड़ा दिया है 2023-24 के आधार पर दिया है।
जो ट्रांसमिशन लाइन है वो राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा खींची गई है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 4 फैक्ट हमको पता चल गए, है ना? क्लियर हुआ? जी सर। ये क्या करता है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ये बिजली संयंत्र में उत्पन्न बिजली को दूर स्थित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, जहां पर बिजली उत्पादन किया जाता है, वहां से बिजली लेती हैं और ये दूर दराज में बैठे उपभोक्ताओं तक उन्हें पहुंचाने में भूमिका अपनी निभाती हैं। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, ठीक है, लिखिएगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 220 केवी या उससे अधिक 220 केवी या उससे अधिक 220 केवी या उससे अधिक की 1460 CKM क्या है? सर्किट किलोमीटर लिख सकते हैं। सर्किट किलोमीटर इसको लिख सकते हैं हिंदी में, वैसे CKM लिख सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। ओके, जी सर। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की बात चल रही थी, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या है भाई? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण क्या है ये? इसके बारे में लिखिएगा। विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत 1951 में स्थापित। ये लिख लीजिए, ठीक है? हो गया ये? जी सर। लिखिएगा, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन। केंद्रीय मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन काम करता है ये भी हमको पता होना चाहिए। काम क्या है इसका? काम लिख लो भाई, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, लिखिएगा। सरकार को विद्युत व्यवस्था से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देना, ठीक है? हो गया? नीतिगत मामलों पर सलाह देना। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, बिजली प्रणालियों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। सर आवाज कट रही है। बिजली प्रणालियों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना। ओके, हो गया? जी सर। ठीक है। एक शब्द है आप लोग लिखिएगा, बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक क्या है? लिखिएगा। राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों को प्रदर्शित करने वाला शब्द, जिसकी अर्थव्यवस्था किसी विशेष कृषि उत्पाद, खनिज उद्योग या वस्तु के निर्यात से होने वाले
राजस्व पर निर्भर होती है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में उस देश के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इन सब चीजों पे पूरी तरह से नियंत्रण होता है। ठीक है, पूरी तरह से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से नियंत्रण होता है। लिख सकते हैं एक लाइन और, इसमें इन देशों में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और गरीबी जैसी समस्याएं सामान्य हैं। हो गया, सर गरीबी जैसी समस्याएं सामान्य हैं। एक अलग शब्द है कोब वेब घटना। कोब वेब घटना क्या है, इसके बारे में लिखो। एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत जो मूल्यों में उतार चढ़ाव से आपूर्ति में उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि और गिरावट का चक्र बनता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि कोई भी एक फसल विशेष है, अगर उसका अधिक उत्पादन हो जाए तो उसकी कीमत में कमी आ ही जाती है। कोई भी एक विशेष चीज है जिसका अधिक उत्पादन हो जाए तो उसके मूल्य में कमी आ ही जाती है, और कीमत में जब कमी आती है तो इसका मतलब है फसल के या उस वस्तु के उत्पादन को क्या मिलता, प्रोत्साहन मिलता है? नहीं मिलता है सर। उसको हतोत्साहित किया जाता है। इससे क्या होता है, उत्पादन फिर से कम किया जाता है, और जब उत्पादन फिर से कम होता है फिर से कीमत बढ़ जाती है। बात समझे ना? ये आपका कोब वेब की घटना। सर उत्पादन कम कीमत ज्यादा। हाँ, ठीक है ना। एक लिखिएगा शून्य कूपन बॉन्ड। शून्य कूपन बॉन्ड ये क्या है भाई? लिखिएगा सरकार या कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉन्ड, जो अन्य बॉन्ड के विपरीत निवेशकों को परिपक्वता अवधि के दौरान नियमित ब्याज भुगतान नहीं देते। रिपीट कर दीजिए। निवेशक बोले थे। सर उसके पहले थोड़ा सा एक वर्ड गया मेरा। सरकार या कंपनी द्वारा जारी किए गए ऐसे बॉन्ड जो अन्य बॉन्ड के विपरीत निवेशकों को परिपक्वता अवधि के दौरान ब्याज भुगतान नहीं करते। परिपक्वता अवधि क्या होगा आगे? बल्कि नियमित ब्याज भुगतान नहीं देते, बल्कि इन्हें अंकित मूल्य पर भारी छूट के साथ जारी किया जाता है। ठीक है, भारी छूट के साथ जारी किया जाता है, और परिपक्वता अवधि पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है। ठीक ना? इसे मूल्य पर घुमाया जाता है। भुनाया भा से भवन,
भुनाया, भुनाया जाता है, ठीक है ना। डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है, डिस्काउंट बॉन्ड। ओके, हो गया। नहीं सर। नाम है क्लाउडिया शीन बाम। देखिएगा, मेक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं ये। मेक्सिको की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं ये बात याद रखनी चाहिए, है ना। मेक्सिको में पहली बार राष्ट्रपति चुना गया है किसी महिला को। वैसे इनका एक नाम और भी हो सकता है, सियन बाम, ठीक है। ये कौन है भाई? राष्ट्रपति तो चुनी गई हैं, ये एक जलवायु कार्यकर्ता है, जलवायु कार्यकर्ता है ये। जलवायु कार्यकर्ता के साथ साथ मेक्सिको सिटी की पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। हमें इतना याद रखना है। अब बात करेंगे मेक्सिको की। तो मेक्सिको की सीमा आप किस किस से मिलती है? एक तरफ तो आपको यूएसए मिल जाएगा, यूएसए मिल जाएगा। उसके बाद एक तरफ आपको मध्य अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो मेक्सिको है ना, ये सांस्कृतिक रूप से लैटिन अमेरिका का हिस्सा है, लैटिन अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। एक तरफ इसके पड़ता है प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ पड़ता है अटलांटिक महासागर, है ना। अटलांटिक भी कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर दिखेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसमें एक चीज और, वैसे उत्तरी नहीं दक्षिणी भी है, एक चीज और लिख सकते हैं। यहां से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में, ये बात लिख लीजिए। ओके। इसके अलावा और भी क्या लिख लिया जाए? इसके पूर्वी तट पर क्या क्या है ये आप लिख लें। तो मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, ठीक है। और क्या है? कैंपे की खाड़ी है, कैंपे की खाड़ी। वैसे देखा जाएगा ना, इसकी जो ये पूंछ निकली हुई है ना, यहाँ पे है कैंपे की खाड़ी, अगर देखा जाए तो ऐसे है कैंपे की खाड़ी, ये वाला एरिया कैंपे की खाड़ी है इसकी, ठीक है ना। इतना हमें पता होना चाहिए। अगर और भी जाने तो ये, अगर कैंपे की खाड़ी है, इसी पूंछ के इस साइड में आपको मिलेगा तेहुआंटिपेक की खाड़ी है इस एरिया में, ठीक है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में देखें, पश्चिमी तट पर अगर देखा जाए तो कैलिफोर्निया की खाड़ी नजर आएगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी दिख जाएगी हमको, ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं हम, कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है ना, इसका एक भाग है, नाम है उसका बाजा पेनिनसुला। ये जो बाजा पेनिनसुला है ना, कैलिफोर्निया की खाड़ी बाजा पेनिनसुला को मेक्सिको के मुख्य भाग से अलग करती है। बात समझे? बाजा जो पेनिनसुला है उसे मेक्सिको की मुख्य भूमि से कैलिफोर्निया की खाड़ी अलग करती है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें पर्वत श्रृंखला की, तो यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी? सियरा माद्रे,
सीरा माद्रे देखने को मिलेगी। ओके, ये हमको याद रखना है। और इसमें क्या बता दें, सांता क्रूज एक जगह है, यहीं पे है। ये वाला जो एरिया नहीं था, इसी के पास में यहां पर पड़ेगा सांता क्रूज। सांता क्रूज यहीं पे है इसका, ठीक है। ये हमको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्यूर्टो बलार्ता है, प्यूर्टो प्यूर्टो बेलार्ता आपको देखने को मिलेगा इसके पश्चिमी तट पर। हाँ, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह शहर है ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह शहर है ये। और लापाज कहाँ पे देखने को मिलेगा? लापाज, ये भी नाम सुना होगा आपने। ये लापाज जो है ना, ये बाजा पेनिनसुला से सटा हुआ ऐसे है, ये बाजा पेनिनसुला है, ठीक है। ये बाकी मैक्सिको है पूरा इधर का, और ये आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये पूरा मैक्सिको, ये बाजा पेनिनसुला, और यहाँ पर आपको मिलेगा लापाज। लापाज के बहुत पास से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। ओके, और एक चीज और ध्यान रखें, एक यहाँ इसी का एक भाग है यूकाटन, यूकाटन पेनिनसुला भी इसी का भाग है। और ये जो यूकाटन पेनिनसुला है ना, ये जो पूंछ निकली हुई है ना, ये वाला एरिया है यूकाटन पेनिनसुला, ये वाला एरिया है, यहाँ पे है यूकाटन, यूकाटन पेनिनसुला, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। इसकी सीमा किससे किससे बताए थे? यूएसए से लगती है। मध्य अमेरिका में देखेंगे तो मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से मिलती है। बेलीज से लगती है, ग्वाटेमाला और बेलीज से इसकी सीमा लगती है। राजधानी इसकी क्या है? राजधानी क्या है इसकी? मैक्सिको सिटी। और मुद्रा का नाम क्या है भाई? मैक्सिकन पेसो। ओके, मैक्सिकन पेसो इसकी क्या है? मुद्रा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए ठीक है। अब एक है फेनोम इंडिया परियोजना। ये क्या है भाई? फेनोम इंडिया परियोजना क्या है? परियोजना क्या है भाई? लिख लीजिएगा, लिखिएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने, ये क्या है? एक स्वास्थ्य निगरानी परियोजना है, ठीक है ना। लिखिएगा, हाँ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य निगरानी परियोजना फेनोम इंडिया ठीक है, CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस के पहले चरण का समापन किया। हेल्थ के बाद क्या लिखे? कोहोर्ट, ठीक है। इसमें 10,000 नमूने, लक्ष्य क्या रखा गया? 10,000 नमूना एकत्रित करना, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत हुई थी 2023 में, महीना है दिसंबर का। उद्देश्य क्या रहा है? उद्देश्य लिख लीजिएगा। उद्देश्य है भारतीय आबादी में गैर संचारी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कार्डियो मेटाबॉलिक रोगों के जोखिम कारकों का, भारतीय आबादी में गैर संचारी कार्डियो मेटाबॉलिक रोगों के जोखिम कारकों का आकलन करना, ठीक है। लिखिएगा। इसके तहत भारत में पहली बार
भारत में पहली बार कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारी के लिए एक उन्नत पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है ना। अभी जो CSIR है ना, CSIR के बारे में हमने पहले आपको पढ़ा रखा है। ठीक है ना। इसके बारे में एक चीज लिख लो, हम मेरे ख्याल से नहीं लिखवाए होंगे आपको। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ओके, हो गया। चलिए अगला टॉपिक है बैंक क्लिनिक। ये क्या है भाई, लिखिएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य लिखिएगा, बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता करना। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा, बैंक क्लिनिक के बारे में लिखिएगा। एक गैर समाधानकारी सलाहकार मंच है। एक गैर समाधानकारी सलाहकार मंच है जो ग्राहकों को आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन देता है। ठीक है, ओके, हो गया। ठीक है भाई, जी सर। लिखिएगा इसके तहत। ठीक है, इसके तहत ग्राहक बैंक क्लिनिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसका 5 कार्य दिवसों के भीतर उन्हें उपलब्ध उपायों और विशिष्ट समस्या के लिए प्रासंगिक आरबीआई दिशा निर्देश का विवरण देते हुए जवाब प्राप्त होगा। लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य लिख लो भाई। ठीक है, लक्ष्य क्या है? ग्राहकों का समय पर और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना। ठीक है, एक चीज लेकिन याद रखना, लिख लो चाहे तो, ग्राहकों को उपलब्ध उपायों के बारे में मार्गदर्शन देता है, न कि
सीधे तौर पर, ना कि सीधे तौर पर, प्रश्नों का समाधान। हो गया। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, ये क्या है भाई? लिख लीजिएगा। एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, ठीक है। ये पूरे भारत में बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। स्थापना कब हुई इसकी? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में, चेन्नई में है, ठीक है। ओके। यस सर। इतना हमें याद रख। क्यूएस, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025, ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? रिपोर्ट आई है 4 जून को, 4 जून, सॉरी 4 जून 2024 को रिपोर्ट आई है ये, ठीक है। इस रिपोर्ट में एमआईटी, एमआईटी मतलब लिख लीजिए मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रथम रैंक, पहली रैंक पर है रखनी है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? इंपीरियल कॉलेज, इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरी रैंक पे है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरा नंबर। चौथे नंबर पे हार्वर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। ये हमें इतना पता होना चाहिए। अब भारत के कौन कौन से शामिल हैं? अगर टॉप 150 की बात करें तो भारत के 2 संस्थान इसमें शामिल हैं। भारत के 2 संस्थान हैं इसमें। कौन कौन से हैं? आईआईटी बॉम्बे, बॉम्बे और दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। ये 2 हैं जो 150 में अपनी रैंक बरकरार रखे हैं। वैसे भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति अगर देखी जाए, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति अगर देखी जाए तो इसमें बॉम्बे, बॉम्बे को मिला है, आईआईटी बॉम्बे को आप लिख लीजिए 118वां स्थान मिला है, 118वां स्थान मिला हुआ है। आईआईटी दिल्ली को कौन सा मिला हुआ है? 150वां, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईआईएससी कहाँ पे है? बंगलुरु, इसको कौन सी रैंक मिली? 211वां स्थान है इसका। आईआईटी खड़गपुर देखा जाए, खड़गपुर देखा जाए तो कौन से नंबर पे है? 222वें नंबर पे है, ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास कौन से नंबर पे है? 227वां नंबर है। आईआईटी कानपुर देखें तो 263वां नंबर पे है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसकी क्या रैंक है भाई? दिल्ली की रैंक है दिल्ली यूनिवर्सिटी की 328। आईआईटी रुड़की का कौन सा स्थान है? रुड़की का, आईआईटी रुड़की 335। आईआईटी गुवाहाटी का कौन सा स्थान है? 344, सॉरी 344। और अन्ना विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? तो ये लिख लीजिए 383वां स्थान है, ठीक है ना। इनके पात्रता मानदंड क्या होते हैं?
ये लिखिएगा, शैक्षणिक प्रतिष्ठा को 30%, ठीक है, नियोक्ता प्रतिष्ठा को 15%, ठीक है, संकाय छात्र अनुपात को, संकाय छात्र अनुपात को कितना मिलेगा, 10%, प्रति संकाय पेपर को कितना दिया जाता है, प्रति संकाय पेपर को कितना मिलता है, 20%, 20%, अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात को, ये पेपर अनुपात था, ठीक है, पेपर, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात को कितना मिलता है, अंतरराष्ट्रीय संकाय अनुपात है, अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात, अंतरराष्ट्रीय छात्र अनुपात है, ये भी याद रखने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क भी है, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क है। इसके साथ साथ रोजगार, रोजगार परिणाम, परिणाम और स्थिरता, ये मानदंड है इसके भाई। इन सब को कितना दिया जाता है, प्रत्येक को 5%। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, ये कौन भाई, लिख सकते हैं पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर हैं, ठीक है, पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर है, ठीक है, याद रखना। ये कौन है, पाकिस्तानी ईसाई समुदाय से संबंधित है, ईसाई समुदाय से संबंधित है ये बात याद रखनी है। ये सीनियर पैथोलॉजिस्ट भी हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, और पिछले 26 साल से पाकिस्तानी सेना में सेवारत हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ओके। पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान, इसकी सीमा किससे किससे मिलती है, भारत से होगी सीमा इसकी, है ना, अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा मिलेगी, है ना, और किसी से मिलती है, गुजरात, राजस्थान, ईरान से मिलती है, ईरान के साथ साथ इसकी सीमा मिलती है चीन से, ठीक है, चीन से भी इसकी सीमा लगती है, ओके। इसके सबसे नीचे देखा जाएगा तो अरब सागर है, अरब सागर से भी इसकी सीमा मिलती है, ओके। एक चीज और याद रखना, पाकिस्तान में भी एक हैदराबाद है, पाकिस्तान का जो हैदराबाद शहर है, आप ऐसे चाहें तो लिख लें, हैदराबाद शहर, ये कहाँ पे पड़ेगा, सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है, ये आपको लिख लेना चाहिए, ओके, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह का नाम सुना ही आप लोगों ने है, ओरमारा भी एक इसका अपना बंदरगाह क्षेत्र है। यहाँ पे नदियां कौन कौन सी हैं, यहाँ पे नदियां कौन कौन सी हैं, नदी देखिए, ये तो इंडस है, बाकी जो अपनी आती हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, ये सब तो है ही है। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां हैं, काबुल अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती है, और फिर जाके ये काबुल जो नदी है ये चिनाब से मिलती है,
ठीक है ना। ये चिनाब, चिनाब नहीं सॉरी, सिंधु नदी से मिलती है। काबुल आगे चलकर सिंधु नदी से मिल जाती है। और एक नदी और है इसकी, मसखाई, मसखाई नदी है। ये अरब सागर में बिना किसी नदी के सहारे गिरती है, अरब सागर में सीधे गिरती है ये, ठीक है ना। ये बात याद रखना, जो मसखाई नदी है पाकिस्तान की, ये सीधे सीधे जाके कहाँ गिर रही है, अरब सागर में, ठीक है। इसके बारे में और क्या बता दें आपको, राजधानी क्या है इसकी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है इसकी राजधानी। मुद्रा कौन सी है इसकी, पाकिस्तानी रुपया, रुपया सॉरी, रुपया है भाई, रुपया ना लिखना, रुपया है, ठीक है। आगे लिखिएगा, अगला टॉपिक है खरपतवार नाशक सहिष्णु चावल, ठीक है। किसने किया है, लिखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खरपतवार नाशक सहिष्णु, खरपतवार नाशक सहिष्णु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों का व्यावसायिकरण किया, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें पहली चीज तो आप लिख सकते हैं, खरपतवारों को नियंत्रित करेगा, क्या करेगा भाई, खरपतवारों को नियंत्रित करेगा। और दूसरा लिख लीजिएगा, बुआई वाले चावल के बीजों को बढ़ावा दे सकता है, बुआई वाले चावल के बीजों को बढ़ावा दे सकता है। सीधे बुआई वाले चावल क्या होते हैं, लिखिएगा, देखिए सीधे बुआई वाले चावल होते क्या है, कम सिंचाई में बिना नर्सरी में उगाए, बिना रोपाई के उनको सीधे सूखी बुआई वाली प्रणाली से उगाया जा सकता है। मतलब उनको एक बार, सीधे बीज सर, लेकिन इसके लिए किसी नर्सरी में उगाने की जरूरत नहीं है, इसको सूखी जमीन जैसे गेहूं की बुआई होती है उस हिसाब से इसकी बुआई की जा सकती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात यह है, ये चावल की खेती की एक कुशल और टिकाऊ विधि मानी जाती है, ठीक है ना। कुशल और टिकाऊ विधि होती है, जो सीधी बुआई वाली विधि है वो क्या है, कुशल विधि भी मानी जाती है और टिकाऊ विधि मानी जाती है। ये किसान के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था के लिए मतलब ये है, कम नहीं हो, जैसे अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, अगर किसान एक बार उसको नर्सरी में डालेगा, फिर जब उसकी बैठाई रोपाई करवाता है तो उसको क्या कहता है, वो एक खेत तैयार करता है, उसमें पानी भरता है, उसमें दवा डालता है, ट्रैक्टर घुमाता है अच्छे से, है ना, फिर उसमें रोपाई करवाता 10-15 आदमी लगा के। इसमें क्या है, एक आदमी पकड़े, ट्रैक्टर आया, अपना फेंक दिए, फेंक के ट्रैक्टर से उसे जुताई हुई, उसके बाद लेबल कर दिया गया, काम खत्म हो गया। ये आर्थिक अर्थव्यवस्था की, सर लेकिन उत्पादकता में सर कमी आएगी। जो पर्यावरण का मामला है, भू जल धारण जो क्षमता है उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो पानी आता है ना वो जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है। दवाएं हैं, वो पानी इधर उधर बहेगा, कहीं किसी तालाब में, नदी नाला में पहुंचेगा तो वहां पे जैव विविधता को भी ह्रास होगा, ठीक है। किसानों के लिए भी फायदेमंद है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ लिखवा है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में लिख लो, लिखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कौन सा मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मंत्रालय है ये।
डिपार्टमेंट कौन सा है, विभाग कौन सा है फिर? कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग स्थापना कब हुई है? 1929 में, जुलाई का महीना है, तारीख थी 16। हेडक्वार्टर कहाँ है? NDLS न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। लिख लीजिए, आगे लिखिएगा। भारत में बागवानी, भारत में बागवानी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित, और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान, कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, हो गया यहां तक? जी सर। चलो रिपीट कर अगला दीजिए। टॉपिक भी लिख लीजिए। तो ताइवान ओपन, ताइवान एथलेटिक्स ओपन। एथलेटिक्स ओपन लिखिएगा। भारत कितना पदक जीता है? 7 पदक जीता इसमें, ठीक है। 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। कहां पर आयोजन हुआ? आयोजन हुआ ताइपे में, ताइवान की राजधानी है ताइपे। लिखिएगा, स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन भाई? लिख लीजिए, डीपी मनु, सॉरी डीपी मनु है, ठीक है। डीपी मनु कौन है? ये भाला फेंक से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं, ठीक है। भाला फेंक से संबंधित है ये। दूसरी हैं, दूसरा नाम है नयना जेम्स, नयना जेम्स। ये कौन है? लंबी कूद, महिला की लंबी कूद। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे है अंकेश चौधरी, पुरुष हैं, 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक है, ठीक है। ये 3 हो गए स्वर्ण पदक वाले आपके, ठीक है ना। यस सर। ये हो गए स्वर्ण पदक वाले। अब एक और क्या बोले सर अंकेश चौधरी के बाद? सिल्वर वाले में कौन कौन है? 3 लोग इसमें भी हैं। क्या क्या नाम है? एक है सोमनाथ, सोमनाथ चौहान, सॉरी सोमनाथ चौहान कौन है? 800 मीटर दौड़, पुरुष हैं, याद रखना। देव मीना, देव मीना कौन है? ये भी पुरुष है भाई, याद रखना। और ये पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट में रजत पदक जीते। एक और है नित्याराम राज, नित्याराम राज। ये कौन है? ये महिलाओं की है, महिला है, और महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़, बाधा दौड़ में ये जीती हैं, ठीक है। 100 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। लिख लिए सब लोग? सर रुक जाइए, लास्ट वाला सर, तीसरा नहीं लिखे थे। ठीक है। अब एक रजत पदक विजेता, ये क्या ब्रॉन्ज वाले हैं, इनका नाम क्या है भाई? VK विस्मया है। ये 400 मीटर में, 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। सर इनका क्या नाम? वीके? टर्म और है रिवर्स फ्लिप, रिवर्स फ्लिप। ये क्या है भाई? लिखिएगा,
कई बार कई बार कर या नियामकीय कारणों से, कई बार कर या नियामकीय कारणों से कंपनियां अपना मुख्यालय विदेशों में स्थानांतरित कर देती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियों के एक मिनट वापस विदेश में स्थित मुख्यालय को अपने देश में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रिवर्स फ्लिप कहलाती है। निर्मित के बाद स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रिवर्स फ्लिप कहलाती है। ठीक है, एक टर्म है संवहन धारा सिद्धांत। ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना। पृथ्वी के पूरे मेंटल भाग में चलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण उत्पन्न होती हैं, है ना। ये अलग अलग तरीके से, इसको छोड़ दो। वो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं ना, उस स्थिति में, या फिर दूर हटती हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्लेटों में चटकन आ जाती है, दरार पड़ जाती है। और उस दरार पड़ने की वजह से क्या होता है, वो संवहन धारा के माध्यम से जो अंदर में पिघला हुआ पदार्थ होता है, वो ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है। ठीक है, ये संवहन धाराओं का ही परिणाम है, जो ज्वालामुखीय लावा पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलता है फूट के। ठीक है, यही है संवहन धारा सिद्धांत, इसके बारे में और नहीं। ठीक है, साइलेंस पीरियड लिख लीजिए जरूर, साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड लिखिएगा। साइलेंस पीरियड के बारे में भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान दिवस से 48 घंटे पहले तक का समय, मतदान दिवस से 48 घंटे 48 घंटे पहले तक का समय साइलेंस पीरियड माना जाता है। ठीक है, हो गया। लिखिएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। सर साइलेंस पीरियड, उससे आगे क्या बोल? जाना जाता है, तो माना जाता है, सॉरी, माना जाता है। आगे लिखिएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 1951 की धारा 126 के तहत इस दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है। चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होती है ना। लिखिएगा मतदान की समाप्ति के साथ यह पीरियड समाप्त हो जाता है। अगला टर्म है सिविल यूनियन, इसके बारे में लिख लीजिएगा।
विवाह के, जोड़ों के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो। विवाह के समान, सॉरी, विवाह के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक दर्जा है जो, अच्छा, विवाह के समान कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त एक दर्जा है जो समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने के लिए, पूर्ण कानूनी अनुमति नहीं मिलने वाले क्षेत्रों या देशों में दिया जाता है। ठीक है, अर्थात समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देने और पूर्ण मान्यता देने की बीच की स्थिति है। ठीक है, हो गया। जी सर। ठीक है, बैक्टीरियल बिल्ट रोग, बैक्टीरियल बिल्ट रोग, ये क्या है भाई? चलिए, क्या है, अभी एक शोध किया गया है और इसमें पता लगाया गया है कि आलू के पौधे को बैक्टीरियल बिल्ट नामक रोग से लड़ने में मदद करता है कैल्शियम। ठीक है, लिख सकते हैं, आलू के पौधों को बैक्टीरियल बिल्ट नामक रोग से लड़ने में कैल्शियम मदद करता है। लिखिएगा, हाँ, इस रोग के चलते दुनिया भर के आलू किसानों को, इस रोग मतलब बैक्टीरियल बिल्ट रोग की बात कर रहे हैं, आलू किसानों को हर साल लगभग 1,58,640 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक सर। ठीक है, चलो। बैक्टीरियल बिल्ट रोग क्या है, इसके बारे में लिखिएगा। सल्सटोनिया स्पीसीज कॉम्प्लेक्स नामक हाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहां पर देखने को मिलेगा? आलू में तो मिलता ही है। ये जो बैक्टीरिया है ये आलू में तो मिलता है, आलू के साथ साथ बैंगन में भी देखने को मिल जाएगा, टमाटर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, हो गया। चलिए,
पैरा पैरा ट्रेचिना नीला। अगला टॉपिक है पैरा पैरा ट्रेचिना नीला। ये क्या है भाई? ये चींटी की नई प्रजाति है, चींटी की नई प्रजाति है, ये हमको याद रखने की जरूरत है। कहाँ पे मिला है? पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पे भाई? सियांग घाटी, सियांग घाटी में, ठीक है ना। ये नीली प्रजाति है, चींटी की नीली प्रजाति है, ठीक है ना। नीला नाम है तो नीली प्रजाति है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना होगा। लिख सकते हैं इसके बारे में एक चीज और, छोड़िए उसको, अच्छा लिख लीजिए। जीनस पैरा पैरा ट्रेचिना से संबंधित है, ठीक है। छोटी चींटी बोलते हैं इसको, ठीक है, छोटी चींटी बोलते हैं। और लंबाई लिख सकते हैं 2 mm, 2 mm, ठीक है। इसका जो जबड़ा है ना, जबड़ा और पैर को छोड़कर, जबड़ा और पैर को छोड़कर, शरीर छोड़कर बाकी शरीर जो होगा, सॉरी, वो धातुई नीला होता है, ठीक है, धातुई नीला होता है। ओके। इनमें एक चीज और लिख लीजिएगा, 5 दांत वाला, 5 दांत वाला एक त्रिकोणीय जबड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, जेम्स, अगला टॉपिक है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये चर्चा में क्यों रहा? जेम्स वेब टेलीस्कोप चर्चा में क्यों रहा है? इसने अभी जल्दी में क्या किया ना, सबसे पुरानी ज्ञात आकाश गंगा को देखा है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। ये जो नई आकाश गंगा है, ये नई वाली जो आकाश गंगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा, JADES, जेट्स GS Z14, ठीक है। ये इसका नाम है नई वाली आकाश गंगा का। इसकी चौड़ाई देखें ना तो 1700 प्रकाश वर्ष चौड़ी है, ठीक है। सर इसकी नई नाम क्या है? ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान लिख लीजिए, सूर्य के आकार के 500 मिलियन तारों के बराबर, सूर्य के आकार के 500 मिलियन तारों के बराबर, ठीक है, हो गया, जी सर। ठीक है, हो गया। ठीक है। इसमें ये जो जेड से लिखा गया ना, ये JADES, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, एडवांस्ड
डीप डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे। ठीक है, सर जे से क्या है, फिर जे से? जे से जेम्स इसका नाम है। ठीक है, जे से जेम्स। ऐसा ना, ये जो एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे है ना, इसी कार्यक्रम के तहत आकाश गंगाओं का निरीक्षण करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये जे वाला जो है ना, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से रखा गया है। ठीक है, ओके। ठीक भाई, जी सर। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में भी लिख लिया जाए। वेब टेलीस्कोप के बारे में लिख लो। ये क्या है, लिखिएगा। यूएसए, ईयू, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसियों अंतरिक्ष एजेंसियों के संयुक्त प्रयास के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कब किया गया था लॉन्च? 2021 में। ये नाम याद रखें। ठीक है, इसके बारे में और लिख लेना। 6.5 मीटर प्राथमिक दर्पण वाला एक बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है, बस छोड़ दो बाकी। अगला लिखिएगा, बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसके बारे में लिखिएगा भाई। अभी देखिए ना, तन्वी शर्मा है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब जीता, ये भारत से संबंधित है, ये बात हमको पता रहनी चाहिए। इसी बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, याद रखना, भारत से तो हैं, पंजाब की हैं ये, 15 साल की हैं, 15 वर्षीय हैं ये। हराई किसको? ये वर्सेस हम लिख सकते हैं, है ना, वांग पेई यू को। ये कहाँ की हैं? ताइवान की। इनको हराया इन्होंने। कितने से हराया? 21, 19, 22, 20 से हराया। ठीक है भाई, ये हमें याद रखना है। अब बात करेंगे बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। ये क्या है, कहाँ होता होगा? जर्मनी के बॉन में होता है। जर्मनी के बॉन में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है, वहीं पे होता है। ठीक है ना। ये पहली बार कब हुआ था? पहली बार आयोजित हुआ था 2019 में। पहली बार 2019 में आयोजित हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अब जर्मनी के बारे में पढ़े हैं तो जर्मनी के बारे में हमको पता भी होना चाहिए। जर्मनी कहाँ पे है? मध्य यूरोपीय देश है ना, मध्य यूरोपीय देश है। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? बर्लिन। मुद्रा क्या है इसकी? यूरो, है ना। इसकी सीमा पर लगने वाले देश कौन हैं? सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, ये लिख लीजिए। सीमावर्ती देश अगर देखे जाएं तो आप डेनमार्क, पोलैंड,
चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है ना, हो गया। सर एक जी बार सर। बोल दीजिए, नहीं हुआ। इसके साथ कोई सागर वगैरह भी अपनी सीमा साझा करता है, लिख सकते हैं उत्तरी सागर, है ना, उत्तरी सागर इससे सीमा साझा करता है, ठीक ना, ओके, ये भी याद रखने की जरूरत है। लिखिएगा यूएफए, यूईएफए चैंपियंस, सॉरी चैंपियंस लीग खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड जीता है। रियल यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, रियल मैड्रिड जीता, ठीक है ना, ये हमको याद रखना चाहिए। किसको हराया इसने? बोरुसिया, बोरुसिया डॉर्टमुंड को। कितने से हराया भाई? 2-0 से। और याद रखना रियल मैड्रिड का ये 15वां खिताब है, ठीक है ना, ये 15वां खिताब है, ओके। रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड के बारे में बताएं तो ये लिख सकते हैं पेशेवर फुटबॉल क्लब है ये, पेशेवर फुटबॉल क्लब है ये। 1902 में स्थापना हुई, तब नाम इसका क्या था? तब नाम था मैड्रिड, सॉरी मैड्रिड फुटबॉल क्लब नाम से, ठीक है। इसे एक और नाम दिया जाता है लॉस ब्लैंकोस, लॉस ब्लैंकोस भी बोलते हैं इसको। अब हम बात करें यूईएफए लीग की बात कर लें तो इसके बारे में लिखिएगा यूरोपीय पेशेवर क्लब आधारित टूर्नामेंट में शीर्ष है, टूर्नामेंट में से एक है, ठीक है, एक है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1955-56 में, 55-56 में। तब इसका क्या नाम हुआ करता था? सर हाँ बोलिए ना जोया। सर इसका 55-56 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो नाम क्या था? यूरोपीय चैंपियन क्लब कप, चैंपियन क्लब कप नाम से, ठीक है, ये हमें याद रखना है।